नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। नई सरकार बनी है, लेकिन मुखिया पुराने हैं, हेमंत सोरेन, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, चौथी बार शपथ ली है। और शिबू सोरेन, देखिए, बाकी तमाम दिग्गज इंडिया ब्लॉक के तो मौजूद रहे ही रहे, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, भगवंत मान की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, पप्पू यादव की बात कर ले। लेकिन शिबू सोरेन 80 साल की उम्र में, मुझे लगता है कि पूरे देश के राजनेताओं में अकेले ऐसे राजनेता हैं। और आज अपने को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, कितना गर्व महसूस हो रहा होगा कि उनका बेटा हेमंत चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। देखिए, जो राजनीतिक बारिश होते हैं, वह चला कहाँ पाते हैं, यह देश का इतिहास हम और आप देख रहे हैं। तो झारखंड को फिर से हेमंत सोरेन मिले हैं। चुनौतियां बहुत है, शपथ दिलाई गई है, लेकिन मंत्रियों की शपथ नहीं दिलाई गई। क्यों भाई? क्या कोई झोल है? क्या कोई पेच है? क्या कांग्रेस से बात अब तक पूरी नहीं हुई है? आरजेडी के साथ अब तक बातचीत पूरी नहीं हुई है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि देखिए, जो बहुमत है 56 उनके पास है, उनकी सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में तो बीजेपी है ही नहीं। और बीजेपी ने इतनी बड़ी हार की कल्पना ही नहीं की थी। कितने बड़े बड़े सुरमा हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान लगाए गए थे, लेकिन एक आदिवासी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का बेटा, और एक नई महिला कल्पना सोरेन, क्या ताकत लगाई। और क्या, देखिए, आज हम देख रहे थे झारखंड में रांची की सड़कों पर। देखिए, देश में बात होती है कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच है। आज रांची में बात हो रही थी कि अरे, सीना देखना है तो हेमंत सोरेन का सीना देखो, वह 56 इंच का है। और वह बिल्कुल, देखिए, जब शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों बैठे थे, तो यदि आप उम्र का फासला ना पढ़ पाए, तो दोनों के चेहरे बिल्कुल एक ही लग रहे थे। तो शिबू सोरेन की आत्मा और शिबू सोरेन का शरीर दोनों हेमंत सोरेन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। और भगवान की कृपा, ईश्वरीय कृपा प्राप्त है कि दोनों अभी हैं, लंबी उम्र प्राप्त हो शिबू सोरेन को, यह भी हम कामना करते हैं। लेकिन झारखंड की सियासत अब कैसे चलेगी? और जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, मैं रांची से समझ रहा था, 25,000 करोड़ रुपए चाहिए, कहां से लाएंगे? केंद्र की सरकार कोई मदद करने वाली है नहीं। 2500 रुपए अगले महीने से आपको सारी माताओं को देना है। तो सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। और बेचारे भाजपा वाले, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, विपक्ष का नेता कौन होगा? बाबूलाल सोरेन, सीपी सिंह, चंपई सोरेन, किसको क्या मिलेगा? सभी तो समझ रहे थे कि अरे, इतना बड़ा बड़ा पद हमें मिलने जा रहा है। तो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण और झारखंड की हकीकत, इस पर आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो पहले शपथ ही चौथी बार एक जो शपथ ली है जी। हेमंत सोरेन ने, इसमें कई इतिहास बने हैं, कई रिकॉर्ड बने हैं, मतलब कई जी। ऐसे रिकॉर्ड हैं जैसे अभी हम्म। तक 24 साल में झारखंड बनने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार रिपीट हुई। सरकार बिल्कुल। कभी रिपीट नहीं हुई। हर बार हम्म। चुनाव के बाद जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उसके बाद किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ ली। जी। देखिए, जब झारखंड का पहला चुनाव हुआ था 2005 में, उस हम्म। 2005 के चुनाव के में बीजेपी जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी थी। लेकिन समीकरण इस तरह का बना, जेडीयू की सीटें कम हो गई थी, समीकरण इस तरह का बना कि 10 दिन के लिए शिबू सोरेन ने शपथ ली। वो हम्म। बहुमत नहीं साबित कर पाए, फिर वो हटे, तो उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, और फिर अर्जुन मुंडा के बाद मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। इस तरह से हर बार चुनाव के बाद सत्ता बदलती गई, हर बार बदली सत्ता। जी। कभी लगातार दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली। फिर हम्म। कार्यकाल पूरा करने के बाद तो फिर दोबारा शपथ लेने का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। एक इसके पहले एक ही मुख्यमंत्री ने कार्यकाल पूरा किया था, रघुवर दास ने, और उसके बाद वो जी। खुद भी हार गए थे और पार्टी भी हार के सत्ता से बाहर चली गई थी। तो बिल्कुल। हेमंत सोरेन ने एक रिकॉर्ड बनाया, न सिर्फ हम्म। उनकी सीटें बढ़ी हैं, हर चुनाव के बाद
मुख्यमंत्री अगर आपकी सरकार है तो उसके बाद सीट बढ़ाना भी मुश्किल होता था। तो जी। सीटें भी बढ़ी हैं इस बार। इस बार मुख्यमंत्री अपनी सीट से जीते, उनकी पार्टी की सीटें बढ़ी, अलायंस की सीटें बढ़ी और उन्होंने लगातार कार्यकाल पूरा करने के बाद शपथ ली। एकदम ये सारे रिकॉर्ड हैं अपने। तो हम्म। ये हेमंत सोरेन इस रिकॉर्ड के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बने। और दूसरा, अभी उन्होंने जिस तरह से और दूसरी बातों पर जाएं उससे पहले जो आज उन्होंने मिसाल बनाई अपनी, या जो मैसेज देने के का प्रयास किया उन्होंने, कि वो जी। अपने गांव गए। गोला जो उनका गांव है, गोला के आगे जो बिल्कुल। नेमरा गांव है, गुरुजी का हम्म। जो पैतृक गांव है, रामगढ़ के आगे गोला से होकर के रास्ता जाता है वहां नेमरा जाने का। वहां नेमरा गए अपने पूर्वजों को याद करने, अपने पूर्वजों को प्रणाम करने, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। फिर नेमरा जी। से लौटे तो वो मोराबादी में जहां गुरुजी को आजीवन एक आवास मिला हुआ है सरकारी, उनके योगदान को देखते हुए वहां गए। वहां उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने माता पिता मतलब शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के साथ तस्वीर खिंचवाई, उनका आशीर्वाद लिया। फिर आए शपथ लेने। फिर वो मंच हम्म। पर भी अपने पिताजी को ले जाकर के बिठाते दिखे, वो उन्होंने जो आदर सम्मान देना था। बिल्कुल। और चुनाव के बाद भी आपने देखा होगा एक तस्वीर आई थी जिसमें हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, आगे उनकी वाइफ पत्नी कल्पना सोरेन उनके माथे में तेल लगा रही थी और फिर कल्पना सोरेन के पीछे एक महिला थी जो उनके माथे में तेल लगा रही थी। फिर हेमंत सोरेन के अपने बच्चों के साथ तस्वीर आई, उनको प्यार करते हुए, लाड़ करते हुए। तो एक फैमिली मैन की इमेज जो होती है, जो एक बड़ी गृहस्थ जीवन में जो भी व्यक्ति है, राजनीति में इन सब चीजों का जी। बड़ा महत्व होता है कि एक फैमिली हम्म। मैन का मैसेज देने का प्रयास किया गया कि वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, पत्नी के साथ उनके संबंध, बच्चों के साथ उनके रिश्ते, सब ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो बिल्कुल। अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तो ये सब दिखाया गया है। तो ये सब ब्रांडिंग का केवल हिस्सा होता है। स्टेट्समैन और ये नहीं है, केवल स्टेट्समैन नहीं है, फैमिली मैन भी है। बिल्कुल फैमिली मैन है, सिर्फ नेता हार्डकोर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है। तो इन सब जी। चीजों का एक मैसेज होता है, ये ब्रांडिंग होती है, जो ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हुई है। उनका बेटा जी। शपथ ग्रहण समारोह में भी था, नीचे बैठा हुआ था, लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि ये खुशी का दिन है। तो ये सब चीजें एक ब्रांडिंग का पार्ट है। तो हेमंत हम्म। सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अकेले शपथ लिए। इससे पहले जी। ऐसा नहीं होता था। इसके पहले कुछ लोग तो जरूर शपथ लेते थे कि जो सहयोगी पार्टियां हैं सबसे प्रतीकात्मक रूप से, ताकि अलायंस की गवर्नमेंट है तो वो दिखे कि अलायंस के सारे लोग शपथ ले रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल। नहीं हुआ। और वहीं हम्म। एक बात आती है कि जब आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिलता है तो उसका एक हम्म। बड़ा बर्डन भी आता है। अब आपके बिल्कुल। आपके बहुत ज्यादा लोग जीत गए हैं, तो वो हम्म। सबकी महत्वाकांक्षा है, सब चाहते हैं मंत्री बनना। और वहां आपके साथ मंत्री पद सीमित हैं, आपके एक हाउस है, सिर्फ विधानसभा है, और उसके 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब जी। मुख्यमंत्री सहित सिर्फ 12 लोग शपथ ले सकते हैं। तो बिल्कुल। 12 लोगों में अब मुख्यमंत्री की शपथ हुई है। जो बाकी लोगों की शपथ नहीं हुई उसमें जो हमारी सूचना है उसके हिसाब से कांग्रेस की वजह से, ये ज्यादा कारण कांग्रेस का है कि हम्म। कांग्रेस में सहमति नहीं बन रही है कि कौन कौन लोग मंत्री बने, क्योंकि ये कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में गजब ही करती है, पता नहीं सहमति बनती ही नहीं बनती है और क्या होता है नहीं होता है। और जब टूटने की बात होती है, कोलकाता में इनके विधायक कैसे पकड़े गए थे वह सब कुछ भी याद है। हाँ, तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। पता नहीं कांग्रेस के जी। लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी क्यों नहीं समझते हैं। और जो विधायक जीता है उसको वो इस बात की खुशी नहीं है कि हमारी सरकार बन गई। उसको, हम्म। हमको मंत्री पद, हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ इतना हावी रहता है कि उसको सब व्यक्ति को मंत्री बनना है। तो बिल्कुल। उसके लिए अच्छा, दूसरा, यहाँ दिल्ली में सब दरबार लगा करके बैठे रहते हैं, बल्कि अगर एकदम जो पॉलिटिकल भाषा, जिस भाषा में लोग कह रहे हैं उस भाषा में कहे तो सब दुकान खोल के बैठे रहते हैं। यहाँ दुकान खोल दिल्ली, के बैठे रहते हैं। हाँ, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दुकान खोल करके बैठे हुए कि आप आइए, हम आपको मंत्री बनाते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन तय करिएगा। भाई ये अच्छा। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और आप यहाँ बैठे हुए हैं मंत्री बनाने के लिए। अच्छा। तो ये चीजें होती हैं। कांग्रेस इसकी वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद है कि जो उसका प्रभारी होगा, जो छंटनी समिति का, स्क्रूटनी कमेटी का वो अध्यक्ष होगा, वो इस आधार पर टिकट नहीं बांटता है कि चुनाव जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। वो इस आधार पर टिकट बांटता है कि वो टिकट के लिए पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो, क्या बात तो है, इसी वजह बताइए। से सारी कांग्रेस का नाश इसीलिए तो हो रहा इसी है। वजह से है। आप कांग्रेस आज हाँ। तक जिस पार्टी ने लगातार, अभी 10 साल पहले, 15 साल तक लगातार महाराष्ट्र में राज किया, वहां 16 सीट पर है कांग्रेस। तो ऐसी थोड़ी है। बिल्कुल। हम, हम्म। हमारा मानना है कि ज्ञानेश्वर जी की, अगर ईवीएम को कांग्रेस के नेता दोष दे रहे हैं, अगर कांग्रेस की हार के 10 कारण हैं तो उसमें 10वां कारण ईवीएम है। उसके पहले 9 दूसरे कारण है। आप वो 9 कारण नौ नहीं दूसरे तलाश रहे हैं। का। हम्म। आप वो नहीं तलाशते। हम ये भी देखिए क्या स्थिति हो रही है, और कांग्रेस बिल्कुल कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। आप लगातार 10 साल राज में रहे, तो आंध्र प्रदेश में आपका 0 एमएलए, आपके आपके जी। आप 15 साल लगातार दिल्ली में राज में रहे, आपका 0 एमएलए। आप 0 एमएलए, इतने बड़े बड़े स्टेट में आपका 0 एमएलए।
आप अपने मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा गंवा दिया महाराष्ट्र में और गुजरात में, जैसे इसे इतने बड़े स्टेट में, और आप सबक जी। लेने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश हुँ। में 403 एमएलए, आपका 2 एमएलए है और आप कोई सबक सबक नहीं ले रहे हैं इस बात से। तो ये जो कांग्रेस के नेता ये एकदम जो यहाँ दिल्ली में एंटरटेन कर रहे हैं, 2-3 लोगों को छोड़ करके, बाकी उसके 14-13 विधायक दिल्ली में दिल्ली से घूम के जा चुके सब लोग दिल्ली आके। आप बताइए, यही बताइए। पहले से मैसेज होता, प्रभारी कहता कि किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, जो दिल्ली गया उस पर हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो यहाँ केसी वेणुगोपाल भी वहां उससे मिल रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मीर भी उससे मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में भी लोग मिल रहे हैं, तो सब लोग मिल रहे हैं। हुँ। और हर आदमी दूसरे को वादा कर रहा है कि हम आपको मंत्री बना देंगे। तो अब इस तो ये बोली ही लग रही है, बोली ही लग रही है ना? हाँ, वही बोली लग रही है, तभी बोले कि हाँ, दुकान लगा के आप बोली लग रही है कि आपको आप क्या करिएगा। अच्छा, पिछली बार हाँ, जो मंत्री थे 4 लोग, उसमें से 3 लोग चुनाव जीत गए हैं। अब वो बिल्कुल। 3 मंत्री, अब वो अपना विशेषाधिकार समझते हैं कि हम तो मंत्री थे हुँ, और चुनाव जीते हैं, तो हम ही को मंत्री बनना है। फिर बिल्कुल। 2 लोग आए थे बीजेपी, जब जब बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का मर्जर किया बीजेपी में, तो मरांडी जी की पार्टी से 2 लोग आए थे कांग्रेस में। अब उन हुँ, दोनों में प्रदीप यादव भी चुनाव जीत गए हैं पोड़ैयाहाट सीट से, और मांडर सीट से बंधु तिर्की की बेटी जीत गई है। दूसरी बार बंधु तिर्की पर मुकदमा हो गया, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो अब उनकी बेटी बन जी। गई है। तो ये दोनों हुँ, उधर से आए हैं, बड़े नेता हैं, तो इनका दावा है कि हमको चाहिए है। अनूप सिंह, हम उस दिन भी कह रहे थे, अपने आसपास की सीटों पर उन्होंने मैनेज किया है वोट, बड़े लोगों को यहाँ यहाँ बड़े लोगों को अपना जिस तरह से मैनेज करना हो दिल्ली में करके उन्होंने टिकट दिलवाई, चुनाव जिताया, तो अब उनका दावा है कि हमको भी चाहिए। तो अब जी। ना, कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, उसको हुँ, आदिवासी भी रखना है, ओबीसी भी रखना है, उसको एक फॉरवर्ड भी एडजस्ट करना है, मुस्लिम भी एडजस्ट करना है, और कैसे करेंगे आप? तो बिल्कुल। कांग्रेस सबने सबको वादे किए हुए हैं, तो कांग्रेस की हुँ, वजह से ये पहला जो प्रथम ग्रास से मक्षी का पाता है, जिसको बोलते हैं, मक्खी पड़ना पहले कौर में, वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। ये कोई हुँ, बहाना थोड़ा होता है, हमेशा बहुमत साबित करने के पहले मंत्रिमंडल शपथ लेता है। मंत्री, जी। अगर अनलेस की कोई बहुत ही एकदम एज पर नहीं हो और ऐसा हो कि हम बहुमत मंत्री किसी को बनाएंगे तो कुछ लोग समर्थन वापस ले सकते हैं, सरकार गिर सकती है। उसके अलावा तो जब 56 का बहुमत आया हुआ है, तब क्यों नहीं सब मंत्री शपथ लेंगे साथ में? ये बिल्कुल, बहाना बिल्कुल। किया गया कि आप हम उसके बाद जब बहुमत साबित कर देंगे, उसके बाद शपथ कराएंगे मंत्रियों की। हुँ, वो असल कारण ये है कि कांग्रेस का तय नहीं हो रहा है कि कौन मंत्री बने, और कांग्रेस कोई सबक नहीं ले रही है। और दूसरा एक छोटा कारण है, वो ये मनाने की कोशिश हो रही है सीपीएम को, जो कम्युनिस्ट पार्टी को के 2 एमएलए जीते हैं, कि आप सरकार में शामिल होइए। जी। लेकिन हुँ, एज ए पॉलिसी वो लोग सरकार में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन एक ये भी कारण है कि उनको मनाया जा रहा है, अगर वो शामिल होते हैं सरकार में, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा एक बड़े इलाके में, जो कोयलांचल का, धनबाद से का लगता हुआ कोयलांचल का इलाका, संथाल परगना की भी 4-5 सीटें, पलामू में, कोल्हान में, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टियों का जहां तब असर है तो वहां। ये बोली जब ये मंत्री पद की बोली लग रही है, तो बाद में तो विभाग की बोली भी लगेगी कांग्रेस कांग्रेस की ओर से? हाँ, तो विभाग तो मुख्यमंत्री ने तय कर रखा है इनको कि जो विभाग देना है। मुख्यमंत्री को पता है कि ये लोग विभाग में क्या करते हैं। जी। हुँ, क्या देखिए ना करते भाई, हैं? क्या हुआ, एक मंत्री जो इनके सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, विधायक दल के नेता थे, वो जेल में है। आलमगीर जी। आलम, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, और उनके पीए के नौकर के यहाँ 25 करोड़ रुपया नकद मिला। नोटों का पहाड़ मिला था, बिल्कुल। पीए के नौकर के यहाँ, पीए छोड़ दीजिए, जी। पीए के हुँ, नौकर के यहाँ 25 करोड़ रुपया मिला। हुँ, जहांगीर जिसका नाम था। दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके यहाँ भी अभी थोड़े दिन पहले छापा पड़ा। तो ये इस जो कांग्रेस के नेता किसी तरह से कोई सबक नहीं लेते। हेमंत सोरेन की सरकार, वो तो हेमंत सोरेन का इकबाल था, इस बार ऐसी हवा आंधी चल रही थी, और बीजेपी के खिलाफ इस तरह का पोलराइजेशन था कि ये कांग्रेस के लोगों की नाव पार लग गई, आरजेडी के लोगों की नाव पार लग गई, नहीं तो कोई जीत थोड़ा रहा था। हुँ। लेकिन अब जीत गए, तो अब सरकार के लिए आप अभी से एम्बेरसमेंट शुरू कर दिया। भाई पार्टी आरजेडी की ओर से स्पष्ट है आरजेडी की ओर से स्पष्ट है कि मंत्री कौन बनेगा? आरजेडी की ओर से स्पष्ट अभी कहा नहीं गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुरेश पासवान बनेंगे, और वहां दिक्कत नहीं होगी। वहां माना जा रहा है हुँ, कि वहां एक आदमी का मैं सुप्रीमो है, वो कह देंगे, दूसरा कोई वहां बयान नहीं ले सकता है। बयाना आरजेडी नहीं में दे सकते। जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव के बिहाफ में कोई बयान नहीं ले सकता है कि हम फला आदमी को मंत्री बिल्कुल, बनवा देंगे। बिल्कुल, वहां बिल्कुल। डायरेक्ट बात करनी होगी ऊपर। यहाँ राहुल गांधी, हुँ, प्रियंका गांधी, वाड्रा से बात नहीं होती है। यहाँ 10 आदमी दुकान खोल के अलग बैठा रहता है बात करने के लिए। हुँ, तो उसकी वजह से संकट है। आरजेडी का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां एक आदमी जिसको कहा जाएगा वो बन जाएगा, दूसरे आदमी को कुछ विधानसभा में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, तीसरे आदमी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो वहां 4 लोग जीते हैं, उनको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी जी। हुँ, आरजेडी को, माफ करिएगा। तो असली समस्या कांग्रेस की वजह से, तो ये समस्या कांग्रेस पार्टी को निपटानी चाहिए है। हेमंत सोरेन भी कोई अभी बदमजगी नहीं चाह रहे, उनको भी कोई समस्या नहीं है। उनको पता है, जो आपने कहा ना विभागों का, उन्होंने तय कर रखा है कि इन लोगों को कौन कौन से विभाग देने हैं।
तो वही जी। विभाग दे देते हैं, वहां अपना निगरानी रखते हैं, थोड़ी बहुत जो निगरानी करनी होती है, या बड़े बजट की मिनिस्ट्री नहीं जाती है। आमतौर पर शहरी विकास, ये ग्रामीण विकास दे दिया, वित्त दे दिया, वाणिज्य कर दे दिया, वो ऐसा फिर सिस्टम रहता है कि सब फाइल आए मुख्यमंत्री तो के। पहले दिन ही दूध में मक्खी गिर गई, तो हाँ। आगे तो फिर चुनौतियां तो हैं ही। और फिर ये देखिए, यदि ये गड़बड़ करेंगे तो ऊपर से सीबीआई और ईडी तो इंतजार ही कर रही है, कहाँ मौका तलाशेगी, मौका छोड़ने वाली है। पता नहीं क्यों कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आ रही है। हेमंत सोरेन जेल जा चुके, और जेल से निकलकर कोई मुख्यमंत्री बन जाए, यह बड़ी बात होती है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो आगे अगले साल मौका है, और देखना होगा कि वह हेमंत सोरेन की तरह सरकार में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले तो नाश कर देंगे इस तरीके से। हाँ, हाँ, वो अभी सारी समस्या की जड़ कांग्रेस है। पिछले पूरे 5 जी। साल हेमंत सोरेन का जो मैक्सिमम टाइम गया, वो कांग्रेस के विधायक बचाने में गया। हम्म। कांग्रेस के नेता थोड़े कांग्रेस के विधायकों को बचाते थे। कांग्रेस के विधायकों की रक्षा हेमंत सोरेन करते थे, और इससे कांग्रेस के लोग बड़े चिढ़े भी रहते थे कि भाई एक-एक विधायक की निगरानी करा रहे हैं, सीआईडी लगा रखी है, सबकी खबर रखते हैं। अगर वो खबर नहीं रखते तब तो कब के भाग गए रहते ये लोग। वो या तो देखिए, चंपाई सोरेन ने क्या दिल्ली जाकर जब वहां हुआ कि ये पीछे लगाए गए थे, होटल में ये लगे थे, वो लगे थे, हुँ, यदि निगरानी ना करते तो फिर क्या से क्या हो जाता। ना करना होता था। हेमंत सोरेन ने सरकार बचाई, उनका मैक्सिमम टाइम अपनी सरकार बचाने में गया। देखिए, अभी जी। हेमंत सोरेन का पिछला 5 साल का जो टर्म था ज्ञानेश्वर जी, उसमें 2 साल तो कोरोना में चले गए। तो बिल्कुल। एक तो कोरोना का टाइम भी था, और उसके बाद बाकी समय वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बचाते रह गए। अब जो कांग्रेस के हम्म। 3 विधायक आपने जो कहा कलकत्ता वाली गिरफ्तारी की बात, वो भी हेमंत सोरेन ने टिप दी। उन्होंने भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब उनके पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि ये काम हो रहा है, पैसे दिए दिए जा रहे हैं और पैसे लेके लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तब बंगाल जी। की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलर्ट हम्म। थी उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनका खुफिया डिपार्टमेंट कांग्रेस की निगरानी के लिए। तो कांग्रेस का संकट बिल्कुल। उनके पास आगे भी रहेगा। अभी भले हो सकता है कि अब उनको अपनी 34 सीटें आ गई हैं, तो ज्यादा खतरा सरकार पर नहीं होगा, लेकिन हम्म। कांग्रेस का संकट हमेशा रहेगा। कांग्रेस कांग्रेस का संकट हमेशा वो रहेगा। काम ठीक से कांग्रेस के तरफ से नहीं होगा, कांग्रेस के का काम गड़बड़ रहेगा। हेमंत लेकिन सोरेन के घोषणाओं अब का क्या होगा? क्या कह रहे जो हैं? घोषणाएं हुई हैं, उनका क्या होगा? वही वही हेमंत सोरेन की अपनी पार्टी के भी अब 34 लोग जीते हैं, उनको भी कुछ जी। लोगों को एडजस्ट करना है, नए लोग ले आने हैं। देखिए, पुराने लोग हम्म। जीतते रहते तो पुराने लोगों को बना देते, कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि बिल्कुल। अब मिथिलेश ठाकुर जीते होते तो उनको बना देते, कोई दिक्कत नहीं होती। बेबी देवी जीती हम्म। होती तो बना देती, एक महतो के प्रतिनिधि हो गए, एक अगड़ी जाति के प्रतिनिधि हो गए, आपका गिरिडीह भी सध गया, उधर पलामू प्रमंडल भी सध गया। तो वो हुआ नहीं है इस बार। तो जी। इस बार उनको भी अपना समीकरण बनाने में सोचना होगा। हालांकि उनकी पार्टी में वो बहुत अपेक्षाकृत बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। वहां कोई इनडिसिप्लिन नहीं होता है, कोई तेवर नहीं दिखाता है वहां, क्योंकि सबको पता है कि अगर वहां से निकले तो फिर राजनीति में सफल होने की गुंजाइश नहीं रहती केवल चंपाई सोरेन ने दिखाई। है। एक अपनी सीट जीत गए, बेटा तो फिर भी नहीं जी। जीता। और चंपई बिल्कुल। सोरेन का कैलकुलेटिव रिस्क था, कैलकुलेटेड रिस्क था, क्योंकि वो हम्म। जिस इलाके में है सरायकेला में, उसमें आदित्यपुर का इलाका आता है, जो पूरी तरह से जी। शहरी मेट्रोपॉलिटन इलाका है। हम्म। उनसे पहले देखिए सीता सोरेन का काम नहीं आया। भाई सीता जी। सोरेन पार्टी छोड़ के गई, जेएमएम परिवार की बहू है शिबू सोरेन की, और पहले लोकसभा हारी दुमका में और अब विधानसभा हारी जामताड़ा में, बड़े अंतर से हारी। और मधु कोरा की पत्नी। मधु कोड़ा की पत्नी इतने बड़े नेता हैं, वो ट्राइब्स के सबसे बड़े जी। नेता हैं, वो आदिवासियों के सबसे बिल्कुल। बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम्म। लोकसभा भी हार गई पत्नी उनकी, और विधानसभा भी हार गई, उस आदमी से हार गई जिसको बिल्कुल। उन्होंने खुद ही एमएलए बनाया था। तो हम्म। हमको तो एक किस्सा ध्यान आता है हेमलाल बाबू का। हेमलाल मुर्मू जो इतने बड़े जेएमएम के नेता थे, वो पार्टी छोड़ दिए थे एक बार, छोड़ के जी। 10 साल इधर उधर भटकते रहे थे बीजेपी में, और कोई चुनाव नहीं जीते। उनको कितनी बार बीजेपी ने टिकट दी, नहीं जीते। तो वो खुद ही बताते हैं कि एक बार वो मतदान के दिन लौट रहे थे बूथ पर से, तो सारी हम्म। महिलाएं और पुरुष सबने उनको बड़ा चीयर किया, बड़ा स्वागत किया। वो बड़े खुश बिल्कुल। हो गए। हाँ। उन्होंने कहा कि सबने कहा कि आप ही को वोट दिया, अपने मुंडारी अपने संथाली भाषा में, कि आप ही को वोट दिया तीर धनुष पर। और वो कमल छाप पर जी। चुनाव लड़ रहे थे, और महिलाएं कह रही थी कि आप ही को वोट दिया तीर धनुष पर। तो लोग वहां चेहरा नेता का नहीं पहचानते, वो तीर धनुष पहचानते हैं। तो इसलिए तीर धनुष पर। जेएमएम में कोई पार्टी वार्टी नहीं छोड़ता है। तो वहां जो जी। हेमंत सोरेन तय कर देंगे सो बनेगा। अब असली हम्म। समस्या है आगे जो गवर्नेंस की। देखिए, हम बिल्कुल। भी कह रहे थे, और हम देख रहे थे, सरजू राय ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हेमंत सोरेन की जो टीम है सलाहकारों की, वो अच्छी टीम है। लेकिन अच्छी टीम भी कहां से रेवेन्यू जनरेट करेगी? अच्छी टीम भी कहां से रेवेन्यू ले आएगी? 25,000 करोड़ चाहिए। 25,000 करोड़ रुपया चाहिए। आपने जो जो घोषणा की है महिलाओं को 2,500 रुपया महीना देने की, जो मैया सम्मान योजना है उसके लिए, उसके अलावा जी। बहुत सारी और योजनाएं हैं आपकी, जो हम उस दिन भी कह रहे थे। आपको आवास योजना आपकी चल रही है, बिजली बिल माफ करने की योजना चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है।
तो और बिल्कुल। जो पुलिसिंग पर आपको खर्च करना है, कानून व्यवस्था स्थिति ठीक करनी है, तमाम खर्चे हैं, तो वो कहाँ से आएगा फंड? इसी के लिए हमको हुँ, लगता है ज्ञानेश्वर जी, एक जो ओवररीच किया इन्होंने, जो आउटरीच जिसको बोलते हैं, वो किया इन्होंने। वो प्रधानमंत्री के पास गए और गृह मंत्री से मिले इन्होंने, जाकर के जो ओलिव ब्रांच बनाया, बढ़ाया, जो शांति की पहल की है, उसका कारण यही है जी, कि वो चाहते हैं कि कुछ सद्भाव दिखाएं, और ताकि केंद्र से फंड मिले। वो केंद्र से बिल्कुल। रॉयल्टी के पैसे मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 1,26,000 करोड़ रुपए का हमारा बकाया है, बनता है, वो दे दीजिए, माइंस एंड मिनरल्स की रॉयल्टी का पैसा दे दीजिए। लेकिन जीएसटी के बाद जो स्थिति है, जीएसटी लागू होने के बाद कई स्टेट्स की जो इकोनॉमी पर असर पड़ा है, उसमें एक स्टेट झारखंड भी है, उसको समस्या है। तो उस समस्या से कैसे ओवरकम करेंगे, ये एक उनकी बड़ी चुनौती है। और दूसरी और बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहां, बहुत कॉम्प्लेक्स जी, सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जयराम महतो ने जो एक थ्रेट खड़ा किया है, बिल्कुल, उस थ्रेट बिल्कुल। को कैसे आप न्यूट्रलाइज करेंगे? पॉलिटिकल थ्रेट भी है कि वो एक हुँ। छत्र नेता बनते जा रहे हैं महतो के, जो कुर्मी आबादी है उसकी, उनकी लड़ाई है इस नहीं, बात। मैं कल कहीं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए मैं एक ऐसा नेता हूँ और ऐसा नेता बनकर उभरा हूँ, जो सीधे तौर पर सीएम मटेरियल है। हाँ, तो अब वो मान रहे हैं, और वो एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में लोग मानता है ना। हम कल भी कह रहे थे कि 21-22% आबादी वाले के नेता हैं, वो तो क्यों नहीं मानेगा कि जब 26% की जी, आबादी वाले आदिवासी नेता ही स्वाभाविक दावेदार सीएम के माने जाते हैं, तो 22% वाला क्यों नहीं माना जाएगा? तो उनका एक बिल्कुल। पॉलिटिकल थ्रेट है। लेकिन वो जो और चीजें हैं, जैसे जो उनका ये मामला है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाए, ये जो हुँ। मांग है, कुर्मी आंदोलन समूचा इसके लिए होता रहा। अभी उन्होंने, वो पता नहीं ये बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई इस बात की है। और दूसरी नहीं, वो कह खतियान रहे की हैं बात। कि विधानसभा के भीतर भी आंदोलन होगा। हाँ, हम अनशन पर बैठ जाएँगे, पानी नहीं पिएँगे, अन्न छोड़ देंगे। जो मुद्दे हमने उठाए हैं, वह मुद्दा आगे भी हम लड़ते रहेंगे, वो कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं इस बात तो को। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू होगा सरकार के लिए गवर्नेंस का, क्योंकि वो खतियान का मुद्दा जी, उठाया हुआ है जयराम महतो ने। बिल्कुल। और हुँ, हेमंत सोरेन की सरकार ने भी ये किया हुआ है कि 1932 के खतियान के हिसाब से हम मूलवासी मानेंगे। अब हुँ। 1932 का जो खतियान है, वो सीएनटी एक्ट के तहत है, वो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत आप मान रहे हैं। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, उसके तहत छोटा नागपुर का इलाका आता है। 32 का खतियान तो कोल्हान में लागू ही नहीं है। इसके लिए जी। मधुपुरा ने आंदोलन किया था कि हमारा, हम तो 1964 का खतियान मानते हैं, तो 32 का हुँ, खतियान में तो वहां का आदमी भी बाहर हो जाएगा। और संथाल परगना के भी एक बड़े इलाके में, जहां से हेमंत सोरेन आते हैं, वहां भी 32 का खतियान नहीं चलता है। और ये 32 के खतियान की बात कर रहे हैं जयराम महतो। तो जो मूलवासी का झगड़ा है, 32 के खतियान का, 64 का खतियान, कौन सा खतियान माने, और उसको लेकर के जो बिहार के लोग हैं, जो जिनको ये लोग बाहरी दिक्कू बुलाते हैं, उनकी समस्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है पॉलिटिक्स वहां की। फिर सरना, जी। और सरना आदिवासी, सरना कोड की बात है, वो एक इशू है बड़ा भारी। घुसपैठ का इशू है, वो एक बड़ा इशू है। तो गवर्नेंस के इश्यूज बड़े होंगे हेमंत सोरेन की वो सरकार के साथ। बाबूलाल मरांडी और चंपा सोरेन को मैं सुन रहा था कि जो घुसपैठ का मुद्दा है, वो हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अब हम ग्राउंड ज़ीरो से इसकी बात करेंगे और देखिए भाजपा के लिए सबसे कोर मुद्दा है और भाजपा इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। देखिए, ये सिर्फ झारखंड का, और झारखंड में भी संथाल परगना का इशू नहीं है, ये समूचे जी। ईस्टर्न इंडिया का इशू है। और बीजेपी इसको हुँ, नहीं छोड़ेगी। ये समूचे ईस्टर्न इंडिया इंडिया का, अभी बिहार में जहाँ बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, ये सब उसका जी, पार्ट है। सीमा बिहार, जहां हुँ, अभी यात्रा करने चले गए थे, हिंदू गौरव यात्रा करने गिरिराज सिंह गए थे, तो ये बड़े प्लान का बिल्कुल। पार्ट है ये। चाहे चाहे इधर का हुँ, इलाका हो, अपने सीमांचल का इलाका हो, पूर्णिया और किशनगंज मधेपुरा वगैरह का इलाका हो, कटिहार का, या उड़ीसा में ऊपर का जो इलाका है, बालासोर वगैरह का इलाका जो उड़ीसा का है, जो पाकुड़ साहेबगंज का इलाका झारखंड का है, या पश्चिम बंगाल के कई इलाके हैं। तो ये पूरे ईस्टर्न इंडिया का इशू है। बीजेपी इसको उठाएगी, बड़े पैमाने पर उठाएगी। वो लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर के इस बात को उठाएंगे। इस बार तो चलिए, सहानुभूति भी थी, और जो लोक लुभावन योजनाओं का भी फायदा था, जो रिवर्स पोलराइजेशन भी था, ये सब चीजें काम कर गई। लेकिन ये जूझना होगा। बिल्कुल। और उसके बाद हुँ, उसमें एक सब दूसरी बात ये है कि अब इस विधानसभा का कार्यकाल तो 5 साल का है नहीं। इस विधानसभा जी, का कार्यकाल तो आप मान के चलिए कि हम लोग मोटे तौर पर ये मान के चल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, वो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा 29 में। तो आपके पास 4 साल का बिल्कुल। समय है। 1 साल तो ऐसे ही कम हो हुँ, गया। उसमें भी अब जी, जनगणना अगले साल होती है, उसके बाद परिसीमन होना है। तो परिसीमन पर हुँ। नजर रखनी है कि परिसीमन किस तरह से होता है, परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो किस तरह से परिसीमन करता है। तो तमाम राजनीतिक चुनौतियां भी हैं, 1/3 सामाजिक सीटें चुनौतियां भी हैं, 1/3 सीटें गवर्नेंस की महिलाओं चुनौती, के लिए रिज़र्व हो जानी है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए महिलाओं रिज़र्व हो के लिए जानी है। रिजर्व होनी है। हाँ, बिल्कुल।
वन थर्ड तो सीटें देखिए, महिलाओं के यह लिए तो हेमंत आरक्षित। सोरेन की बात हो गई। बिल्कुल, यह हेमंत सोरेन की बात हो गई। लेकिन बीजेपी, अब बताइए कि देखिए हेमंत सोरेन ने तो शपथ ले ली, मंत्रिपरिषद का गठन भी हो ही जाएगा, देखते हैं कांग्रेस की बोली में कौन जीतते हैं कौन हारते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष, और देखिए हम बार बार देख रहे थे जब चुनाव अभियान चल रहा था कि भाजपा की ओर से कोई नेता स्पष्ट नहीं था। बाबूलाल मरांडी सबसे आगे जरूर थे, तो बाबूलाल मरांडी तो अध्यक्ष भी हैं। देखिए, जब यह लगा कि भूमियार समाज नाराज हो रहा है तो टिकट नहीं मिला, तो रविंदर राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब भाजपा सत्ता में आई नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, चंपई सोरेन, कौन आगे जाएंगे? क्योंकि आपने कर्नाटक में देखा था और कई दूसरे प्रदेशों में देखा था कि भाजपा को यह तय करने में भी बड़ा लंबा वक्त लग जाता है। नहीं तो इस बार भी लंबा वक्त लग गया, इस बार भी बड़ी आसानी से फैसला नहीं होगा। देखिए, जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, अमर बावरी वो चुनाव हार गए, चंदन कियारी से चुनाव लड़े थे, वो बोकारो के पास वो सीट है, प्रधानमंत्री उनके प्रचार के लिए गए थे वहां, और वो तीसरे नंबर पर है, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वहां, और तीसरे नंबर पर चले गए, दूसरे नंबर पर जयराम महतो का उम्मीदवार आ गया था। तो ये वहां चंदन कियारी से अमर बावरी चुनाव हार गए। तो एक प्रयोग किया था बीजेपी ने कि आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और दलित समाज से विधायक दल का नेता बनाया था। तो अब ये भी एक बात चल रही है कि कोई दलित समाज का आदमी बनेगा, या कोई, जो इस बार एक मैसेज आया बीजेपी को, एक लगा कि जो जो तुम्हारे कोर वोटर हैं, जिसमें सवर्ण भी हैं, वैश्य भी हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो तमाम लोग साथ में रहे, तो उनमें से किसी को बनाया जाए। सीपी सिंह सबसे पुराने और सबसे ज्यादा समय के एमएलए हैं, और वहां रांची में पिछली बार तो बहुत कम अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार वो बहुत कंफर्टेबल ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीते। तो क्या उनको बनाया जाए, या कोई आदिवासी ही बनाया जाए? आदिवासी बनाया जाए तो बाबूलाल मरांडी बने, चूंकि एक ये चर्चा, इस बात की भी चर्चा हो रही है ज्ञानेश्वर जी, अभी तो हम लोग इसको चेक करेंगे, चूंकि अभी किसी ने सोचा ही नहीं, बीजेपी की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं किया, ऐसी पस्त पड़ी हुई पार्टी है। एक चर्चा ये थी कि रविंदर राय को कंटिन्यू कर दिया जाए पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर, पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो इस बात की चर्चा है कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएं और बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बना दिया जाए। पिछली बार जब वो विधायक दल के नेता थे बीजेपी के, तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था, लगभग 4 साल तक वो बिना नेता प्रतिपक्ष के ही रहे थे, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी पार्टी मर्जर के समय टूट गई थी। जब वो बीजेपी में विलय कर रहे थे तो पार्टी टूट गई थी, और उनके 2 विधायक चले गए थे कांग्रेस में। तो उन दोनों विधायकों ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये इनको अयोग्य घोषित किया जाए, और इन्होंने उन दोनों की शिकायत की कि उनको अयोग्य घोषित किया जाए। तो जो स्पीकर थे उन्होंने लटकाए रखा, रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले को काफी समय तक, अब अंत तक लटका ही रहे, कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो फिर बीजेपी ने बदला, बाबूलाल जी की जगह अमर बावरी को बनाया। तो अब इस बार ये सोचा जा सकता है कि जब हेमंत से टक्कर लेनी ही है तो बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे सदन में। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने का पद का ऑफर किया हुआ है, जिसको अभी मना कर दिया गया। तो बीजेपी अभी इस मामले पर विचार करेगी, सारे मामले पर, कि प्रदेश अध्यक्ष का क्या करें, इनको कंटिन्यू कर देते हैं और इनको बना दें नेता प्रतिपक्ष। अगर इनको अध्यक्ष मतलब इसका आशय ये कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में कोई एक आदिवासी होगा और कोई एक गैर आदिवासी होगा। हाँ, ये निश्चित रूप से होगा कि एक आदिवासी, एक गैर आदिवासी जो अध्यक्ष बनाए या वहां वो बनाए, और दूसरे और भी लोगों को पार्टी एडजस्ट, पार्टी ने बहुत पद दिया है। अभी एससी कमीशन में रखा हुआ था, वहां आशा लाकड़ा को, और राष्ट्रीय जो आदिवासी मोर्चा है उस प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष समीर उरांव झारखंड के ही हैं। तो ये सब चीजों में भी पार्टी बदलाव करेगी। ओवरऑल देखिए, अभी झारखंड में बीजेपी में भी बदलाव की बात चल रही है, हर जगह होगा, बिहार में भी होना है, चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसके पहले सभी प्रदेशों में चुनाव होने हैं, और आधे प्रदेशों में चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो उन चुनावों की प्रक्रिया भी चल रही है, सदस्यता अभियान समाप्त हुआ है, तो एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेज होंगे हमको लगता है झारखंड में। और झारखंड में बीजेपी अभी से तैयारी शुरू करेगी 2029 के चुनाव के लिए, तो उसको ध्यान में रख के बीजेपी अपना नेता प्रतिपक्ष भी बनाएगी और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएगी। बीजेपी अब मतलब बहुत अभी तुरंत हो सकता है डिसीजन ना ले, उसमें थोड़ा टाइम ले, उसमें चूंकि सोच विचार करके पार्टी को आगे के लिए डिसीजन लेना, आगे 4 साल जो टीम बनेगी वो 4 साल तक चलेगी। और पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हो गए, कई तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को छोड़ दे 2 लोगों को, तो जो 7 लोग झारखंड में मुख्यमंत्री हुए वो 5 तो बीजेपी में ही है। अब मधुकोड़ा भी बीजेपी के साथ बीजेपी में है, चंपई सोरेन भी बीजेपी में है,
और रघुवर दास भी हैं और अर्जुन मुंडा रघुवर दास बाबूलाल भी मरांडी हैं। तो ये इन हम्म, सब की राय क्या लेनी है, क्या समीकरण बनता है, किस तरह से अपने अभी अभी ये लोग आकलन, अभी हमको लगता है कि इसकी समीक्षा बैठक भी नहीं हुई है चुनाव नतीजों को लेकर के। पहले समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ये सब चीजें बीजेपी तय करेगी। तो चलिए देखिए, हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। झारखंड हेमंत में सोरेन के अभी शपथ मुख्यमंत्री के बारे में एक बात रह गई, शपथ के बारे में एक बात हम लोगों की रह गई ज्ञानेश्वर जी, जी, जो अपोजिशन की ताकत दिखी है वो एक बड़ा मैसेज है। हम्म, वहां से सारी तमिलनाडु से भी आए, उदयनिधि स्टालिन आए, ममता बनर्जी भी हम्म, आई, तेजस्वी यादव गए, तमाम जो अपोजिशन के सारे नेता हैं वो रांची हेमंत सोरेन को बधाई देने और उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और हेमंत सोरेन ने कहा कि यही एकजुटता, यही एकता हमारी ताकत है, शपथ के पहले उन्होंने कहा। तो अब ये बात जो है, बिल्कुल बिल्कुल। एकता हमारी ताकत है, ये बात बिहार में भी जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको समझना चाहिए है, कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए। अगर ये लोग ऐसे फालतू की लड़ाई महाराष्ट्र में नहीं की होती कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे के साथ, जब लोकसभा में आपने उद्धव जी, ठाकरे को ज्यादा सीटें दी तो विधानसभा में क्यों लड़ते रहे कि ज्यादा सीट नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हम इनको लेंगे, इनको नहीं लेंगे, हम ज्यादा सीट लड़ेंगे। भाई जीतोगे तभी तो, अब ज्यादा सीट क्या लड़ोगे तुम। बिल्कुल अकेले एकनाथ बिल्कुल। शिंदे को 57 सीट है और इधर समूचे अलायंस को 50 सीट नहीं है। तो ये और चीजें बिहार हेमंत के सोरेन ने नजरिए से बताई हैं कि देखें हमें। और बिहार के नजरिए से देखें तो स्टेज पर तेजस्वी यादव भी थे और पप्पू यादव भी थे। बिल्कुल। यह भी सीख लेनी चाहिए। और हाँ। हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ भी पप्पू यादव दिखाई पड़े। अब पता नहीं तेजस्वी यादव इसे किस रूप में ले रहे होंगे, या और ये दो यादव चेहरे बिहार के। और हेमंत सोरेन के चुनाव में पप्पू यादव की भूमिका भी रही। तो देखिए, झारखंड में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन पहले ही दिन कांग्रेस ने दूध में मक्खी डाल दिया है। और बीजेपी की समीक्षा बैठक होनी है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी के विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात को। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।